बिहार विधानसभा में मिली हार के बाद संगठन मजबूत करने में जुटी है एलजेपी। लॉ एंड ऑर्डर के साथ शराबबंदी को लेकर जेडीयू पर साधा निशाना। अभिनंदन समारोह में किया सीएम नीतीश का घेराव। पटना में बढ़ते संक्रमण को लेकर चलते लोगों में दहशत। ट्रेन से यात्रा करने वालों की संख्या में घटोतरी। लोग कोरोना के भय से टालने लगे ट्रेन यात्रा। एक साथ 29 मौतों से दहला झारखंड। बीते 24 घंटे में मिले 2844 नए पॉजिटिव केस। राज्य में 1049, हजारीबाग में 209, धनबाद में मिले 117 संक्रमित। राज्य में संक्रमण के साथ दिनों दिन बढ़ रहा मौत का आंकड़ा। एक दिन में किया गया 75 शवों का अंतिम संस्कार। 28 संक्रमितों की सजी सामूहिक चिता। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार लोगों की जान ले रही है। धीरे धीरे मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बिहार के 2 आईएएस अधिकारियों को भी कोरोना वायरस ने अपना शिकार बना लिया। आईएएस विजय रंजन का मंगलवार को देहांत हो गया, तो वहीं 4 दिनों से पटना एम्स में भर्ती थे। वो पंचायती राज विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे। साथ ही वैशाली के जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर ललन कुमार राय ने भी कोरोना के कारण दम तोड़ दिया। बिहार में बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 4157 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान भागलपुर, कटिहार और नालंदा में 2-2, अररिया, बांका, बेगूसराय, पटना, शेखपुरा और सीवान में 1-1 मरीज की मौत हुई। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे जुड़े हुए हैं। शशांक जी, लगातार कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मौतों की जो दर है वो बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से ये कोरोना का कहर बरप रहा है लोगों पर, लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। देखिए, बिल्कुल बिहार में तेजी से कोरोना फैल रहा है। आज जो है, कल की बात की जाए, कल शाम तक 4100 के करीब नए मामले आए थे। इस वक्त बिहार में फिलहाल 20,000 से ऊपर कोरोना के एक्टिव मामले हैं। और सबसे चिंता का विषय है कि ये आंकड़े बहुत गुणोत्तर यानी मल्टीपल होकर बढ़ रहे हैं। और बिहार की अगर पूरी बात कर ली जाए या पटना की बात कर ली जाए, दोनों जगह पर कोरोना ने दस्तक दे दी है तमाम इलाकों में। चाहे वो सरकारी कार्यालयों में भी जांच हो रही है, अलग अलग इलाकों में जांच हो रही है, अलग अलग सेक्टर को जांच की जा रही है और कोरोना के केसेस हर जगह मिल रहे हैं। तो एक बहुत चिंता का विषय है और राज्य सरकार काफी इसको गंभीरता से ले रही है। कई जगहों पर जांच के दायरे बढ़ाए गए हैं, वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया गया है, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बढ़ाए गए हैं और वहां पर सब कुछ ढंग से हो, इसलिए तमाम जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, पटना में 3 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोविड की स्पेशल करके कोविड के लिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है। वहां पर आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है कि वो तमाम चीजों को देखेंगे और राज्य सरकार से कोऑर्डिनेट करेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि जो हेल्थ महकमे से जुड़े अधिकारी होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो प्रशासनिक स्तर पर सरकार से बेहतर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में तमाम चीजों को आईएएस अधिकारी वहां खुद रहेंगे और चीजों को देखेंगे और जो जरूरतें होंगी या जो व्यवस्थाओं में सुधार होगा उसकी निगरानी भी करेंगे और राज्य सरकार से तमाम चीजों के लिए कोऑर्डिनेट भी करेंगे। तो शशांक जी, जिस तरीके से अस्पताल प्रबंधन की भी लापरवाही देखने को मिलती है, कहीं अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, कहीं कोरोना रिपोर्ट आती है उसमें देरी कर दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जब तक रिपोर्ट आती है, जब तक सुविधा उपलब्ध होती है, मरीज की हालत गंभीर हो चुकी होती है। समझने का विषय ये है कि बिहार में आज 1 लाख से ज्यादा कोविड के जांच हो रहे हैं और आपके पास 1 लाख से ज्यादा जांच करने में जो मैकेनिक, आपके पास जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, क्योंकि एक विस्फोट है। आप समझ सकते हैं कि एक साधारण स्थिति में या अलार्मिंग सिचुएशन में भी अगर राज्य के अंदर 1 लाख RT-PCR टेस्ट होंगे तो उसकी रिपोर्ट आने में विलंब होगी, क्योंकि इसमें एक प्रोसेसिंग में समय भी लगता है और साधन कहीं भी हो, साधन सीमित हो है, तो इसमें थोड़ा सा देरी होती है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं तो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। हालांकि पूरी तरह से जो राज्य सरकार है या स्वास्थ्य कर्मी है वो डेडिकेटेड है, वो लोगों के ट्रीटमेंट करने में या उनकी जांच करने में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या है तो समझने का विषय है कि कोई भी व्यक्ति अगर इतनी बड़ी पैमाने पर एकदम से चीजें टूट पड़ती हैं तो लोगों को थोड़ा बहुत समस्याएं होती हैं या कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है। और इसी को दूर करने के लिए तमाम व्यवस्थाओं को एक
एक कोऑर्डिनेशन वे में कोऑर्डिनेट करने के लिए, संचालित करने के लिए ही राज्य सरकार ने बड़े हॉस्पिटल्स में जहां कोविड के इलाज हो रहे हैं और जांच हो रही है, वहां आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। एक बड़ा कदम है क्योंकि वो कोऑर्डिनेट करेंगे। जी 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 शशांक जी, जिस तरीके से जब कोरोना की पहली लहर आई थी और कुछ महीनों बाद, लगभग 6 महीने बाद, 7 महीने बाद वैक्सीन आई थी और वैक्सीनेशन का कार्य जो है वो शुरू हुआ, तो अब ये जब दूसरी लहर आ चुकी है, इसकी अगर वैक्सीन की बात की जाए तो जो वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि दोनों ही लहर के सिम्टम्स अलग अलग है, तो जो वैक्सीन लगाई जा रही है क्या इस पे भी उसका असर दिखाई देगा? देखिए, अभी WHO की जो रिपोर्ट आई है और जो भारतीय चिकित्सीय परिषद है उसकी जो रिपोर्ट है, उसमें ये दोनों वैक्सीन जो इंडिया के अंदर लगाई जा रही है, भारत के अंदर लगाई जा रही हैं, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, दोनों मौजूदा स्ट्रेन में भी कारगर है। देखिए, वैक्सीन दरअसल कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन किसी वायरस को किल नहीं करता है। वैक्सीन का काम होता है कि आपके अंदर की जो एंटीबॉडीज हैं उनको एक्टिवेट करे और उनको मौजूदा वायरस के खिलाफ लड़ने की कहा जाए कि मजबूती प्रदान करे। तो वैक्सीन देने से शरीर के अंदर की एंटीबॉडी तैयार होती है। अगर आपके अंदर एंटीबॉडी मजबूत है और वो मौजूदा वैक्सीन से, मौजूदा कोरोना से लड़ सकती है, तो वैक्सीन काम करती है। तो वैक्सीन जो अभी दी जा रही है उसमें कोई कमी नहीं है और वैज्ञानिकों का भी कहना है कि जो ये वैक्सीन भारत के अंदर दोनों दी जा रही हैं, दोनों मौजूदा स्ट्रेन से भी प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए, एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्षम है। लेकिन सवाल ये है, महत्वपूर्ण है कि कितने लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है अभी तक। देखिए, भारत की आबादी इतनी ज्यादा है कि आप 135 करोड़ देश में अगर आज की रफ्तार से, नहीं, भारत अभी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन एक दिन के अंदर दे रहा है और सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहा है और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम इस वक्त भारत के अंदर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर भारत सब कुछ इतनी तेजी से भी कर रहा है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसको कवर अप करने के लिए आपको साल भर का करीब समय चाहिए और इन साल भर के अंदर जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, इससे एक दूसरे से लोग मल्टीपल होकर प्रभावित हो रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कि वैक्सीन में कोई कमी नहीं है, वैक्सीन प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, जांच में कोई कमी नहीं है, लेकिन आबादी आपकी इतनी है कि तमाम चीजों को आप एक साथ समेट नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आबादी इतनी ज़्यादा देश की है जिस वजह से इसको समेटने में काफ़ी परेशानियां सरकार को हो रही हैं, प्रशासन को हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक दुबे, वरिष्ठ संवाददाता, हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि दूसरी लहर कोरोना की आई है और जो लोगों की जान ले रही है, मौत की जो दर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि बिहार में 2 आईएएस अफसरों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। कोरोना का कहर लगातार बरप रहा है बिहार पर और 1 लाख से भी ज़्यादा मामले यहां पर सामने आए हैं। लगातार जांच की जा रही है और जितनी ज़्यादा जांच की जा रही है उससे ज़्यादा कई मामले सामने आ रहे हैं। 2 आईएएस अधिकारियों की मौत इस दौरान हुई है कोविड की वजह से। झारखंड में कोरोना वायरस महामारी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य में रिकॉर्ड 2844 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। मंगलवार को एक ही दिन में रिकॉर्ड 29 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। रांची में 1049, पूर्वी सिंहभूम में 434, हजारीबाग में 209, धनबाद में 117 संक्रमित मरीज मिले। अन्य जिलों में 100 से कम संख्या में संक्रमित मिले। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार जुड़े हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से बढ़ता संक्रमण 29 मौतों से पार पहुंच चुका है, लगातार मौतों की दर में अब जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं रिकवरी रेट पर भी इस दौरान असर पड़ रहा है। रिकवरी रेट कम होता जा रहा है और मौतों की जो आंकड़ा है, मौतों का जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है वो वाकई में खतरामंद साबित हो रहा है और उसी का खामियाजा है कि कह सकते हैं जो आंकड़े हैं वो पहले सैकड़ों में थे, अब 1000 आंकड़ा का जो है पार कर चुका है। राजधानी का हाल बेहद बुरा है, कह सकते हैं अस्पताल में उतनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है और जिसका खामियाजा मरीज दम तोड़ दे रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पा रही है। तो कह सकते हैं जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, रिकवरी रेट कम होते जा रही है और जो कोरोना का जो दूसरा स्ट्रेन है तमाम राज्यों से लेकर अब पूरे देश में इसका
का कह सकते हैं लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं और एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है इससे। जी। लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोरोना के बनाए गए नियमों को जनता के बीच लागू करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरीका से जो बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति जरूर उत्पन्न कर रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सोचने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिस तरीका से कोरोना के जो बढ़ते आंकड़े लगातार सामने आ रहे हैं उससे देखकर आम जनता के मन में एक डर जरूर बैठ गया है, क्योंकि यह अब किसी को पता नहीं है कि कौन व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित है वो खुलेआम भी घूम रहा है। जब उसे बीमारी का एहसास हो रहा है तब वो जाकर चेकअप करा सकता है। तो आप समझ सकती हैं कि उन दौरान कितने लोग संक्रमित उससे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की लापरवाही भी इसमें बहुत हद तक सामने आ रही थी, लेकिन राज्य की जनता, अगर राजधानी रांची की मैं बात करूँ तो डर का माहौल ज़रूर बना हुआ है। तमाम जगहों पर अभी सुबह के 9:30 बजने के करीब है, लेकिन जो रोड पर सन्नाटा पसरा हुआ है उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से मौजूदा स्थिति है जो झारखंड की कोरोना को लेकर वो बहुत ही भयावह स्थिति है। जी 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 बिल्कुल। जिस तरीके से अभी तक देखा जा रहा था कि जनता जागरूक नहीं है, जागरूकता में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पहला जब स्ट्रेन आया था जो डर जनता के मन में था वो अब नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अब लोगों के मन में भी डर का साया आ गया है। अब बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीका से अगर डर की बात करें तो पहले की जो लापरवाही देखने को मिली थी, आपको याद होगा वो दौर 2020 में जब कोरोना आया था तो कैसे लोग घरों में छुप कर रहते थे, सरकार के द्वारा बनाए गए गाइडलाइनों का पालन करते थे। लेकिन जैसे जैसे स्थिति सामान्य हुई, 2021 की शुरुआत हुई थी और नव वर्ष के शुरुआत में स्थिति सामान्य थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि होली के बाद, आपको याद होगा आस्था, होली के बाद जो एक विस्फोट हुआ कोरोना को लेकर के, उससे कोई राज्य अछूता नहीं रहा। झारखंड में भी केसेस थे, महाराष्ट्र में भी केसेस थे, लेकिन कह सकते हैं कि एक सैकड़ों की तादाद में थे और सीमित मात्रा में थे और जिस पे शिकंजा कसा जा सकता था। लेकिन होली के बाद से जो कोरोना में विस्फोट हुआ है, कह सकते हैं वो तमाम राज्यों को छूता हुआ चला गया और उसकी कहीं ना कहीं झारखंड में भी बखूबी देखने को मिल रही है। और वही वजह है कि झारखंड के अस्पतालों में, हर एक अस्पतालों की बात कर ले, चाहे वो निजी अस्पतालों की बात कर ले, चाहे वो सरकारी अस्पतालों की बात कर ले, चाहे वो सदर अस्पताल की बात कर ले, तमाम जगहों पर बस और कुछ नहीं, बस कोविड के मरीज ही नजर आएंगे आपको, पीपी किट पहने स्वास्थ्यकर्मी नजर आएंगे। तो आप समझ सकती हैं उन जो तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि इस बार 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से तमाम राज्यों में और झारखंड में भी देखने को मिल रही है। जी जी शुभम, अगर बात की जाए देश में सबसे ज़्यादा जहां केस निकल रहे हैं वो महाराष्ट्र है, मुंबई है और कई ऐसे राज्य हैं महाराष्ट्र के बाद जहां पर आंकड़ा जो है बेहद पार पहुंच चुका है, लगातार उछाल देखा गया है। तो अगर पलायन की बात की जाए, जो लोग झारखंड से पलायन होकर बड़े बड़े राज्यों में गए थे, बड़े बड़े शहरों में गए थे, वहां से वो अब गृह वापसी कर रही है। तो इसको अगर देखा जाए तो राज्य सरकार इसको कैसे संभाल रही है, किस तरीके से जो वहां से आ रहे हैं वापस अपने गृह वापसी कर रहे हैं, मजदूर है या कोई भी लोग है, किस तरीके से संभाला जा रहा है? बिल्कुल आस्था, आपने सही बात कही है। कोरोना को लेकर के अब पलायन जैसी स्थिति ज़रूर उत्पन्न हो गई है और कोई भी राज्य इससे बचा हुआ नहीं है, तमाम राज्यों में पलायन हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है आखिर पलायन होता क्यों है? जब किसी राज्य के व्यक्ति रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्य को चल जाते हैं रोज़गार करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तब पलायन उसे कहते हैं। लेकिन जिस तरीका से जो मौजूदा स्थिति है, महाराष्ट्र की बात आपने बिल्कुल सही कही, जो कह सकते हैं मौत का आंकड़ा भी बहुत पार हो चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमित मरीज वहां लगातार आए दिन इतने मिल रहे हैं जिसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीका से पलायन की स्थिति है और झारखंड राज्य सरकार अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पलायन मजदूरों का हो रहा है, जब आपके मजदूर वापस आपके राज्य में आ रहे हैं, तो रोज़गार आप कैसे देंगे, रोज़गार कैसे आप उन्हें मुहैया कराएंगे, कैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे? हालांकि जो भी प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य से अपने राज्य को लौट रहे हैं, चाहे वो बसों के माध्यम से हो, चाहे वो ट्रेन के माध्यम से हो, चाहे वो हवाई जहाज के माध्यम से हो, तमाम जगहों पर कोरोना का जांच तो किया जा रहा है। अगर वो संक्रमित पाए जा रहे हैं तो उन्हें कोविड सेंटर भेज दिया जा रहा है। अगर उनमें कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है तो उन्हें आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसे तमाम तरीका के जो प्रोटोकॉल बनाए गए थे कोरोना गाइडलाइन को लेकर, उनका पालन बखूबी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब झारखंड से पलायन हुआ,
रोजगार की वजह से हुआ या किसी अहम मुद्दे की वजह से हुआ, झारखंड में किसी चीज़ की कमी लगी होगी, लोगों को, मजदूरों को रोजगार की लगी होगी या किसी भी चीज़ की लगी होगी, तब जाकर उन्होंने झारखंड से पलायन किया। और अब जाकर जब वो वापस आ रहे हैं तो रोजगार जैसे जो अहम मुद्दे हैं कैसे सरकार उपलब्ध करा पाएगी? अगर रोजगार वहाँ होता तो लोग वहाँ से पलायन ही नहीं करते। बिल्कुल आस्था, आपने बिल्कुल बात सही कही है। और जिस तरीक़ा से मैं आपको बता दूं, पलायन 2020 में झारखंड ही एक ऐसा राज्य था जहां सबसे पहली उड़ान भरकर फ्लाइट प्रवासी मजदूरों को लेकर झारखंड पहुंची थी, पहली ट्रेन झारखंड आई थी। और ये सब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अथक प्रयास से सफल हो पाया था कि अपने राज्यवासियों को मुख्यमंत्री ने सकुशल झारखंड तो ले आया। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब वादे किए थे कि जब सरकार बनते ही वो रोजगार के सृजन को बढ़ाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाएंगे, झारखंड में रोजगार लोगों को मिलेगा, झारखंड वासियों को रोजगार झारखंड में ही मिलेगा, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लोग अपने बेहतरीन कमाई के लिए कह सकते हैं और कमाई के आसार को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। और पलायन करने का बस एक ही उद्देश्य रहता है कि वो भरण पोषण अपने परिवार का बेहतर ढंग से कर पाएं। तो अब कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसमें सोचने की आवश्यकता है और राज्य सरकार को इस पर ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं झारखंड में रोजगार के सृजनों को बढ़ाने की भी आवश्यकता है। जी शुभम, अगर बात की जाए जिस तरीके से आपने कहा कि पिछले साल जो लोग वापस आए थे, झारखंड एक ऐसा राज्य था जहां पर पहली ट्रेन आई थी, पहली फ्लाइट आई थी, जो वापस घर लेकर आए थे, मजदूर घर आए थे। तो अगर आज उनकी स्थिति देखी जाए तो क्या कुछ स्थिति उनकी देखने को मिल रही है? क्या उन्हें अभी तक रोजगार मुहैया हो पाया है या क्या उन्हें तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा मिल रही है? जी, झारखंड में पलायन एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से लोग घर वापसी कर रहे हैं। अब पलायन करके जो लोग चले गए थे वो अब घर वापसी कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं संक्रमण का खतरा उनसे और ज़्यादा बन रहा है। यात्रा करके जो लोग आ रहे हैं उनसे और ज़्यादा खतरा झारखंड में बढ़ता जा रहा है। शुभम जी, पलायन की जिस तरह से बात की जा रही है कि 2020 में जो लोग वापस अपने गांव आए थे या अपने शहर आए थे, बड़े बड़े शहरों से, इस उम्मीद से कि राज्य सरकार जब वापस लेकर जा रही है तो रोज़गार जैसे मुद्दे जो है उन पर ध्यान दिया जाएगा, रोज़गार मिलेगा, बेहतर रहन सहन होगा और बेहतर सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी। तो आज की स्थिति अगर देखी जाए तो उनकी स्थिति क्या कुछ देखने मिल रही है? क्या उन्हें आज तक रोजगार मिल पाया है? क्योंकि देखिए आस्था, अभी तो पहली खेप जो प्रवासी मजदूर की जो पलायन के तौर पर झारखंड पहुंचे हैं, 32 उनका संख्या है। झारखंड वो हटिया स्टेशन पर लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से पहुंचे हैं। अभी तो फिलहाल उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है, लेकिन अभी झारखंड में उपचुनाव भी है और तमाम राजनीतिक पार्टी अभी उपचुनाव के प्रचार प्रसार में लगी हुई है। लेकिन जिस तरीक़ा से जो कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं उस पर पलायन जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार को चुनाव को दरकिनार करते हुए उन मजदूरों के बारे में सोचना होगा कि जो पलायन कर अपने राज्य को लौट रहे हैं और क्या उन्हें अपने राज्य में नौकरी मिलेगी, क्या उन्हें अपने राज्य में रोजगार के सृजन मिलेंगे। ये तमाम सवाल है और इस सवालों का जवाब और कोई नहीं बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना है। और अब ये देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, कैसे अपने राज्यवासियों को रोजगार प्रदान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बार और बता दूं, कोरोना का जो बढ़ता आंकड़ा है वो आपस में एक चिंताजनक विषय जरूर बना हुआ है और हम भी राज्य की जनता, पूरे देश की जनता से लगातार अपील कर रहे हैं कि कोरोना के जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, कोरोना के जो भी नियम बनाए गए हैं, उनका पालन बेहद सख्ती से करें, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि 2020 जैसी स्थिति एक बार फिर से पूरे देश में देखने को मिल सकती है। जी।
जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं भी वो दिन दूर नहीं है जब लॉकडाउन जैसी स्थिति दोबारा आ सकती है, क्योंकि कई राज्यों में भी ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये दिन भी झारखंड में भी दूर नहीं है कि जब लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो इस पूरे मामले पर, कोरोना के आंकड़ों पर कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बिहार गृह विभाग ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया। सरकार ने आईपीएस अफसरों के तबादले किए। कई जिलों के पुलिस कप्तानों का ट्रांसफर कर उन्हें दूसरे जिलों में पोस्टिंग कर दी गई। बता दें कि मुंगेर के एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को समस्तीपुर का नया पुलिस कप्तान बनाया गया है। इनसे पहले इनकी पत्नी हरप्रीत कौर भी समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक का पद संभाल चुकी हैं। एसपी विकास वर्मन को पटना का नया रेल एसपी बनाया गया। इन दोनों आईपीएस अफसरों के अलावा सरकार ने 2013 बैच के आईपीएस अफसर और पटना के रेल एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी का तबादला करते हुए मुंगेर का नया पुलिस कप्तान दिया है। तो आपको बता दें कि आईपीएस अफसरों के तबादले से हड़कंप मचा हुआ है। मुंगेर को भी नया एक कप्तान मिला है और पुलिस कप्तानों के ट्रांसफ़र किए गए हैं, नई पोस्टिंग की गई है। इससे शहर में, क्षेत्र में कुछ बदलाव नज़र आएगा। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या इसमें बदलाव नज़र आएगा। सहरसा में भी कोरोना संक्रमण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में विगत 9 मार्च को पहला कोविड पॉजिटिव केस पाया गया था, जिसके बाद अभी तक 44,408 लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई, जिसमें से 497 पॉजिटिव पाए गए हैं और उसमें से 74 पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में उपचार के बाद ही स्वस्थ हो गए। तो वही सबसे ज़्यादा संक्रमण प्रभावित नगर परिषद क्षेत्र सहरसा में 214 पॉजिटिव मरीज एक्टिव है। इसके अलावा सिमरी, बख्तियारपुर, सतरकटैया, कहरा ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या अधिक है। जिले में पूरे सक्रिय जो केस हैं हमारे 417